हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम एसपी का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो ऑलरेडी हमने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर एसपी महाराष्ट्र बोर्ड 12th स्टैंडर्ड ये बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है इस आपके यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपको ये लेक्चर्स आप पहली बार देख रहे हो तो आपको इसके होम सेक्शन में बहुत सारे प्लेलिस्ट सेक्शंस दिखेंगे। आप उधर जाके एसपी के सारे लेक्चर्स, प्रीवियस सारे लेक्चर्स 1 by 1 देख सकते हो और अपने सारे कंसेप्ट जो है वो एकदम इजी तरीके से, कंसेप्चुअल तरीके से आप पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो इस वीडियोस के माध्यम से। नाउ वी आर स्टार्टिंग टुडे इश्यूज ऑफ डिबेंचर्स। तो ऑलरेडी हमको पता है, हमने ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर दैट इज सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में उधर डिटेल में देखा था कि हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। एक सोर्सेज होता है कि हम अपने ओनर से पैसे लेके अपना कैपिटल जुटाते हैं कंपनी में, और दूसरा होता है हम अपने लेंडर मतलब कि बोरो करके मार्केट में हम अपने कैपिटल को जुटाते हैं। तो कंपनी जो है, कंपनी के पास एक स्पेशल आप बोल सकते हो एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है मार्केट में, दैट इज डिबेंचर, जो वो अवेल कर सकते हैं। मतलब कि मार्केट में वो जस्ट लाइक शेयर्स इशू करेंगे, वैसे ही शेयर को जैसे इशू किया जाता है डिबेंचर्स को वो मार्केट में इशू करेंगे और लोग खरीदते हैं डिबेंचर्स को और कंपनी को इन रिटर्न पैसे देते हैं। और कंपनी इन रिटर्न जिन्होंने डिबेंचर्स के माध्यम से इन्वेस्ट किया है कंपनी में, कैपिटल लगाया है कंपनी में, उनको इंटरेस्ट देते हैं, दैट इज प्रॉफिट का। जैसे शेयर्स में कैसे डिविडेंड देते हैं वैसे ही इधर कंपल्शन पेमेंट रहता है, कंपल्सरी पेमेंट देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो 1 by 1 हम डिबेंचर्स को और डिटेल में प्रोविजंस क्या है डिबेंचर्स के इस चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। मतलब जैसे आपने सेकेंड चैप्टर में कैसे आपने सारे सोर्सेज इन ब्रीफ पढ़ लिया था, फिर चैप्टर नंबर 3 स्पेसिफिकली किसके बारे में था, इशू ऑफ शेयर्स के बारे में इन डिटेल हमने सारी चीजें शेयर्स के रिलेटेड देख लिया था। नाउ ये चैप्टर आपको सारी चीजें, सारे प्रोविजन डिबेंचर्स के बारे में बता रहा है। तो ये है आप इधर डिबेंचर्स के बारे में सारी चीजें सीखोगे। ओके, नाउ आप जैसे कि देख सकते हो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप क्या क्या देखने वाले हो। सबसे पहला इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया हुआ है कि हर एक कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक कंपनी हो, हर एक कंपनी को डिबेंचर इशू करना अलाउड है। बट अगर इन्होंने इन दोनों एक्सेप्शंस में नहीं आने चाहिए। अब ये दोनों एक्सेप्शंस क्या बोलता है कि अगर कंपनी जो है या उसके जो प्रमोटर है या उसके जो डायरेक्टर है उनको कोई प्रोहिबिशन है सिक्योरिटी मार्केट में, तो वो डिबेंचर इशू नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि अगर उनको सेबी ने रोक लगाई है सिक्योरिटी मार्केट, दैट इज स्टॉक मार्केट हो सकता है, उसमें कैपिटल मार्केट हो सकता है, मनी मार्केट, अगर आप एनी ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट में प्रोहिबिटेड हो किसी भी तरीके से, मतलब जैसे हर्षद मेहता का स्कैम जब सामने आया था तो सेबी ने उनको प्रोहिबिट कर दिया था कि आप क्या नहीं कर सकते, सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। तो वो उस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में वो आ जाएंगे और उनसे सारी जुड़ी हुई, मतलब जो भी कंपनी रहेगी जिसमें हर्षद मेहता एज अ प्रमोटर या डायरेक्टर के तौर पे रहेंगे, या ऐसी कंपनी जिनके ऊपर ऐसा प्रोहिबिशन लगा रखा है, उनको डिबेंचर इशू करने का भी राइट नहीं है। तो कंपनी तभी डिबेंचर इशू कर सकती है या प्रमोटर या डायरेक्टर अगर उनको कोई भी प्रोहिबिशन सिक्योरिटी मार्केट से नहीं मिला होगा। तो नाउ सेकंड वन क्या बोल रहा है कि अगर आप एक कंपनी हो, प्रमोटर हो, डायरेक्टर हो, तो आप लोगों ने विलफुल डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। विलफुल डिफॉल्टर मतलब जानबूझ के किसी मतलब बोरोवर को इंटरेस्ट ना पे करना, इसको हम विलफुल डिफॉल्टर बोलते हैं कि आप जानबूझ के डिफॉल्ट कर रहे हो, उनका जो रिपेमेंट होना चाहिए वो आप रिपेमेंट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है विलफुल डिफॉल्टर। तो सबसे पहला कि ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं हो, मतलब आपने डिफॉल्ट किया हुआ है बट नॉट जानबूझ के, तो वो जो डिफॉल्ट पीरियड है
उसका डिफॉल्ट पीरियड 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे वो प्रिंसिपल हो या इंटरेस्ट हो ऑन एनी डेट सिक्योरिटी। डेट सिक्योरिटी मतलब तो आपको पता ही है, मतलब जहां पे हम बोरो करते हैं। तो जो भी आपने बोरोइंग किया हुआ है, जो भी कंपनी में एग्जिस्टिंग आपने कैपिटल बोरो करके लाया है, डेट सिक्योरिटी लाया है, तो सबसे पहला कि आपने विलफुल डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए उनके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट में। दूसरा, चलो विलफुल डिफॉल्ट नहीं किया, बट गलती से जो डिफॉल्ट है वो 6 मंथ से ज्यादा का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। जब आप ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर देते हो, मतलब कि फुलफिल इन द सेंस आप ये दोनों एक्सेप्शंस में नहीं आते हो, तभी आप मार्केट में क्या कर सकते हो, डिबेंचर्स के थ्रू आप डिबेंचर्स रेज कर सकते हो, जो कि एक लॉन्ग टर्म फंड है। देखो, अ कंपनी कैन मेक पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर ओनली इफ, अगर आप इन दोनों कैटेगरी में नहीं आते हो तो। समझ गया? पक्का? नाउ आगे हम चैप्टर में बढ़ेंगे, बहुत सारे प्रोविजंस के रिलेटेड, मतलब बहुत सारे डिबेंचर्स के जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उसके रिलेटेड हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले उन्होंने 4.1 में दिया हुआ है रेगुलेशन गवर्निंग इशू ऑफ डिबेंचर्स। कहने का मतलब है, जो आपको इधर लेफ्ट साइड में एक्ट रेगुलेशन गाइडलाइन दिख रहे हैं, ये क्या है? वो सारे एक्ट रेगुलेशंस एंड गाइडलाइन है जो डिबेंचर्स के बारे में कुछ ना कुछ बोलता है, कुछ ना कुछ प्रोविजंस लिखे हुए हैं ऐसे एक्ट में, ऐसे रेगुलेशन में, ऐसे गाइडलाइन में। ठीक है, तो इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हमको डिटेल में वैसे भी 3 रेगुलेशन एक्ट में और गाइडलाइन में जाना ही है। कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज रूल 2014 एंड सेबी रेगुलेशन। तो ये तीनों जो प्रोविजंस है वो हम डिटेल में देखेंगे, और ये जो सेक्शंस, जो प्रोविजंस एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं, वो सिर्फ इतना ही बोलता है कि कौन सा एक्ट, कौन सा गाइडलाइन, कौन सा रेगुलेशंस आपको डिबेंचर्स के बारे में क्या क्या बोलता है। तो आज तक तो इसके बारे में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। स्टिल अगर आप इसको रीड करना चाहो तो आप रीड कर सकते हो। एज सच ये बहुत शॉर्ट में है, बहुत ब्रीफ में है। हो सकता है आपको कुछ समझ में आए, कुछ ना समझ में आए। इसको बेहतर है कि आप इग्नोर कर देना, क्योंकि कुछ थोड़े से हाई लेवल की चीजें भी दिए हुए हैं। जैसे आप इधर देखोगे परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल, तो ये सिर्फ रीडिंग पार्ट आपकी होनी चाहिए। आप पढ़ना चाहते हो तो आप रीड कर लेना। ओके, आगे देखते हैं। तो इधर दिया हुआ है कि कंपनी जो है वो कौन कौन से डिबेंचर इशू कर सकती है। तो जनरली कंपनी सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू करती है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और डिवेंचर विच कैन बी कन्वर्टेड फुल्ली और पार्टली इनटू इक्विटी शेयर्स। तो ये इधर हमने टाइप्स ऑफ डिवेंचर में ऑलरेडी कवर कर लिया है कि कंपनी जो है कौन कौन से टाइप ऑफ डिवेंचर इशू करती है। जैसे हमने ये भी पढ़ा था कि डिवेंचर्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। रिडीमेबल जो हमको रिडीम करना पड़ता है, रिपे करना पड़ता है, इररिडीमेबल जो हमको रिपे सिर्फ एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ही करना रहता है। बट हमने ये भी देखा था कि इररिडीमेबल डिबेंचर अब हम इशू नहीं कर सकते एज पर कंपनीज एक्ट, इसीलिए इधर दिया हुआ है ऑल डिबेंचर्स आर रिडीम that is have to be repaid. Okay, company can issue debenture to its member or make public offer or offer it even through a private placement. तो जैसे शेयर्स को अपने मेंबर को दे सकते हैं या पब्लिक इशू कर सकते हैं, एनीवेज वैसे ही हम डिबेंचर्स का क्या कर सकते हैं, या तो पब्लिक ऑफर दे सकते हैं, या तो हम प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं, या अपने मेंबर को डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। कोई भी फॉर्म में हम किसी को भी डिबेंचर इशू कर सकते हैं। सो ये जो पावर होता है ये किसके पास होता है? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होता है पावर। अथॉरिटी जो दी जाती है इशू ऑफ डिबेंचर्स करने की, वो पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होता है। और दूसरी बात बोलिए, कंपनी कैन ऑल्सो लिस्ट इट डिबेंचर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो जो भी आपके डिबेंचर्स है वो आपको लिस्टिंग करवानी पड़ती है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे, अगर आप चाहते हो तो। अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो तो आपको करवाना ही पड़ेगा।
पब्लिक लिस्टेड कंपनी अगर हो तो, अगर आप अनलिस्टेड या प्राइवेट कंपनी हो तो उसमें वो ऑप्शनल रहता है। ओके, ना आगे हमने देखा था किसके पास पावर रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये सारी चीजें का पावर रहता है कि कब किसको कितना डिबेंचर इशू करना है। बट ये सारा जो पावर दिया जाता है, जो बोरोइंग पावर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से आता है। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 50 लाख डिबेंचर इशू करने का पावर हो, बट कंपनी को अगर 60 लाख इशू करना है डिबेंचर्स, तो उस केस में कंपनी को क्या करना पड़ता है, उस केस में कंपनी को जो बोरोइंग पावर है, जो बोर्ड की बोरोइंग पावर है, वो इंक्रीज करना पड़ता है। और वो इंक्रीज करने के लिए किसका अप्रूवल चाहिए होता है, शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए होता है जनरल मीटिंग में। तो सम टाइम ऐसी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनकी जो बोरोइंग पावर है वो कम पड़ रही है, तो उस केस में वो ईजीएम बुला के, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, मतलब इमरजेंसी में जो मीटिंग बुलाई जाती है वो बुला के शेयर होल्डर का अप्रूवल लेके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अपनी बोरोइंग पावर इंक्रीज कर पाते हैं। तो पॉसिबल है बट थोड़ा टाइम लग जाता है अगर जो आर्टिकल में बोरोइंग पावर दी हुई है वो कम होती है तब। ओके, तो इतना सेक्शन समझा मैंने। ऊपर वाला आपको बोला था कि ऊपर वाला अगर आप चाहो तो आप रीड कर सकते हो, नहीं चाहो तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नॉट सो इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अब जो अगला सेक्शन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के रिलेटेड इज वेरियस प्रोविजन ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर एज पर कंपनीज एक्ट, कंपनी रूल 2014 एंड सेबी रेगुलेशन। तो ये आपको पॉइंटर्स दिए हुए इस बॉक्स में। अब हम जो कंटेंट दिया हुआ है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 डिवेंचर्स के सारे प्रोविजंस हम वन बाय वन कवर करने वाले हैं। तो कुछ चीजें समझो इधर, बात मेरी मतलब बहुत इजी है ये चैप्टर। ऑलरेडी आपने बहुत सारी चीजें इस चैप्टर के रिलेटेड पढ़ ली है, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर। मैं जब आपको सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर समझा रही थी तो मैं आपको यही बोल रही थी कि ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इन दोनों चैप्टर पे कंट्रोल आ गया तो हो सकता है आगे के चैप्टर आपको बहुत इजी लगे। तो बेसिक अब आपको समझ में आएगा कि वाई आई एम रिपीटेडली सेइंग दैट, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो कंटेंट लिए गए हैं वो चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 से ही रिलेटेड है। तो आपको अगर चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 समझा है, इधर भी समझेगा। देखो, सबसे पहले उन्होंने एज पर कंपनीज एक्ट 2013 क्या दिया है कि डिबेंचर्स होल्डर के पास क्या नहीं होता है, कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। सिंपल सी बात है, हमने क्या पढ़ा था कि जो डिबेंचर होल्डर होते हैं क्या वो कंपनी के ओनर होते हैं? नहीं, वो कंपनी के आउटसाइडर, कंपनी के क्रेडिटर्स माने जाते हैं। तो उनकी जो कुर्सी होती है वो ओनर्स के रूम के बाहर रहती है, मतलब ना ही वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, ना ही वो मीटिंग में डिस्कशन में पार्ट ले सकते हैं, ना ही कोई उनके पास स्पेशल राइट होता है जैसे शेयर होल्डर्स के पास होता है। ये कंपनी के सीधे सीधे आउटसाइडर क्रेडिटर माने जाते हैं, तो इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है, मतलब ही डिस्कशन कोई भी डिसीजन जो है इनके थ्रू नहीं होता है। सो कंपनी कैन नॉट इशू डिवेंचर्स विद वोटिंग राइट, मतलब ऐसे कोई डिवेंचर ही इशू नहीं कर सकते हैं कंपनी जिनके पास वोटिंग राइट हो। सो डिवेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी एंड सो दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट एक्सेप्ट इन द मैटर अफेक्टिंग देम। देखो, ये हमने प्रेफरेंस शेयर्स में भी पढ़ा था कि कभी कभार प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर्स होल्डर को वोटिंग राइट दी जाती है, बट तभी दी जाएगी जब कुछ डिस्कशन जो होते हैं वो इनके रिलेटेड होते हैं, स्पेसिफिकली इनके राइट्स को इंपैक्ट करने वाले डिसीजंस होते हैं, तो इनको मीटिंग में बैठाया जाएगा या इनका वोटिंग राइट दिया जाएगा इनको। अनलेस एंड अनटिल मोस्ट ऑफ द मीटिंग जो होती है वो ऐसी नहीं होती है। तो जनरल सेंस में अगर बोले, ऑर्डिनरी सेंस में अगर हम बोले, तो दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट इन दी कंपनी। नाउ सेकेंड वन इज टाइप ऑफ डिबेंचर्स। तो टाइप ऑफ डिबेंचर हम ऑलरेडी पढ़ के आए। तो कितने टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स होते हैं? तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं,
कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं। तो कन्वर्टेबल में फुल्ली या पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी होते हैं। कहने का मतलब है या तो जो पूरा का पूरा स्टेक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 50 लाख किसी ने हमको एज अ डिबेंचर्स इशू किया, तो इसमें जो 20 लाख है वो कन्वर्टेबल है, बाकी का जो 30 लाख है वो नॉन कन्वर्टेबल है, तो इसको हम बोलेंगे पार्टली कन्वर्टेबल। ठीक है, या कभी कभी होता है पूरा का पूरा आप 50 लाख कौन से डिबेंचर इशू कर रहे हो, कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहे हो, तो उसको हम फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बोलते हैं। और दूसरा है नॉन कन्वर्टेबल, जिनके पास ऐसा कन्वर्जन का कोई भी राइट नहीं होता है। सो टू इशू कन्वर्टेबल डिबेंचर हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब भी हम कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करते हैं तो हमको क्या लेना पड़ता है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ता है मेंबर का, जो जनरल मीटिंग में पास करना पड़ता है। क्यों स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ता है? सबसे पहले तो समझो स्पेशल रेजोल्यूशन होता क्या है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब कि जो मीटिंग होगी उसमें जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर बैठे रहेंगे उनका 75% मतलब कि पॉजिटिव डिसीजन आना चाहिए, तभी वो रेजोल्यूशन पास होगा। मतलब अगर 100 इक्विटी शेयर्स आर प्रेजेंट इन मीटिंग, अगर 75 इक्विटी शेयर होल्डर ने हां बोला तभी स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो पाएगा और तभी कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू हो पाएगा। अगर उसमें सिर्फ 60% ही वोटिंग हमको मिली तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं कहलाता है। तो कभी भी जब भी आप कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करते हो तो आपको कंपल्सरी क्या रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, स्पेशल रेजोल्यूशन बिफोर इशूइंग कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ये इसलिए होता है क्योंकि आपको एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्शन देना पड़ता है, क्योंकि फ्यूचर में जाके यही डिवेंचर होल्डर क्या किसमें कन्वर्ट होने वाले हैं, इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट होने वाले हैं। इनके पास थोड़ा पावर आने वाला है, तो एटलीस्ट आप किसको पूछो, एटलीस्ट आप एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को पूछ के आप ये जो भी डिवेंचर्स दे रहे हो कन्वर्टेबल डिवेंचर वो इशू करो। तो विदाउट स्पेशल रेजोल्यूशन यू कांट इशू कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। जो सारे डिवेंचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे डिवेंचर होते हैं वो रिडीमेबल इन नेचर होते हैं। कहने का मतलब है दे हैव टू बी पेड। ऐसे डिवेंचर्स एज पर कंपनीज एक्ट नहीं इशू किए जा सकते जो रीपे ना हो। ठीक है, मतलब इररिडीमेबल डिवेंचर वी कांट इशू एज ऑन डेट एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर मैं पूछूं कि एज पर कंपनीज एक्ट हमने कितने टाइप ऑफ डिबेंचर्स देखे, तो आप बोल सकते हो हमने 6 टाइप ऑफ डिबेंचर देखे, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। और हमने लास्ट में यही पढ़ा कि सारे डिबेंचर्स जो होने चाहिए वो कौन से टाइप के होने चाहिए, रिडीमेबल होना चाहिए, क्योंकि कंपनीज एक्ट डज नॉट अलाउ इररिडीमेबल डिबेंचर टू इशू। ओके, नाउ थर्ड वन इज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन। अभी डिबेंचर्स होल्डर्स, डिबेंचर्स जब भी इशू किया जाता है तो एक प्रॉमिस के साथ इशू किया जाता है, अनलाइक शेयर होल्डर। शेयर्स में क्या होता है, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं होता। जो ओनर होते हैं उनको हम कभी प्रॉमिस नहीं करते कि हम इतना परसेंटेज ऑफ डिविडेंड आपको देंगे ही देंगे। बट डिबेंचर्स इशू करते टाइम पे एक कंपल्सरी प्रॉमिस होता है, 2 चीजों का मैंडेटरी प्रॉमिस होता है कि हम आपको आपका इंटरेस्ट टाइम टू टाइम जो ड्यू डेट हमने आपको लिखी है उससे पहले आपके अकाउंट में आ जाएगा। दूसरा, मैच्योरिटी डेट पे जब आपका रिडम्पशन का टाइम आएगा तो हम आपका जो पेमेंट है वो रिडीम कर देंगे। तो ऐसे प्रॉमिस के साथ ही आप क्या कर सकते हो, डिबेंचर इशू कर सकते हो। सो कंपनी शैल रिडीम द डिबेंचर एंड पे इंटरेस्ट एज पर दी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ देयर इशू। तो शुड, एक्चुअली कंपनी शुड रिडीम द डिबेंचर। ऐसा कोई आज तक डिबेंचर इशू ही नहीं हुआ है जहां पे आप डिबेंचर को रिडीम नहीं करोगे। ओके, तो आपको करना ही पड़ता है बिकॉज कंपनीज एक्ट मैंडेटरी प्रोवाइड्स दैट। ओके, नाउ जैसे हमने शेयर सर्टिफिकेट पढ़ा था कि शेयर सर्टिफिकेट आपको
2 मंथ में इशू करना पड़ता है, वैसे ही डिबेंचर सर्टिफिकेट अलॉटमेंट के बाद आपको 6 मंथ के अंदर अंदर आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट सारे डिबेंचर होल्डर को इशू करना पड़ता है। सो कंपनी हैज टू इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट टू डिबेंचर होल्डर विद इन 6 मंथ ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर? नाउ फिफ्थ पॉइंट हमें क्या बोलता है कि जब भी हम डिबेंचर इशू करते हैं तो हमको कंपल्सरी क्या क्रिएट करना पड़ता है अपने बैलेंस शीट में? DRR, दैट इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। पहले ये कंसेप्ट समझो क्यों हमको DRR रिजर्व मतलब DR रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। तो क्या होता है, कभी कभी कंपनी में जब डिबेंचर रिडेम्पशन की बारी आती है तो हो सकता है किसी कारण फंड्स की कमी हो जाए, तो इसीलिए कंपनी एक्ट बोलता है कि देखो डिबेंचर्स जो है वो आउटसाइडर है, क्रेडिटर है, उनका पेमेंट टाइम पे होना ही चाहिए। इसीलिए आप पहले ही से ये एक रिजर्व क्रिएट करके रखो ताकि जब इनका पेमेंट करने की बारी आए तो आपके पास ऑलरेडी एक रिजर्व फंड हो जहां से आप सारे डिबेंचर्स का पेमेंट कर सकते हो। तो कितना करना है, कैसे करना है, वो हम आगे के सेक्शन में देखेंगे, बट कंपनीज एक्ट के हिसाब से सिर्फ इतना ही बोला है कि यू हैव टू क्रिएट DRR, दैट इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। कहां से क्रिएट करना है? जो प्रॉफिट होता है अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दैट इज जो हम डिविडेंड के थ्रू दे सकते हैं, उसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट निकाला जाता है और उसको DRR फंड में रखा जाता है। जैसे कि जो फ्री रिजर्व्स होते हैं, जनरल रिजर्व्स होते हैं, उसमें से थोड़ा सा पैसा कहां पे ट्रांसफर किया जाएगा? DRR में ट्रांसफर किया जाएगा। और उसका बेसिक आइडिया इतना ही होता है ताकि इमरजेंसी के टाइम पे, ताकि जब इनका पेमेंट करने की बारी आए तो हमारे पास एक स्पेसिफिक अलोकेटेड फंड हो ताकि हम डिबेंचर होल्डर को टाइम पे उनके मेच्योरिटी डेट पे पेमेंट दे पाए विद इंटरेस्ट। सो कंपनी हैज टू क्रिएट अ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। दिस मनी कैन ओनली बी फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये जो फंड होता है उसका यूज एक ही रहता है। क्या यूज रहता है? ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे यूज होता है? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए, दैट इज रिपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स के लिए। सो एज पर कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर अमेंडमेंट रूल 2014, MCA हैज रिमूव्ड DRR रिक्वायरमेंट फॉर लिस्टेड कंपनी, NBFCs एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि MCA ने 2019 में एक नोटिफिकेशन लाया और उस नोटिफिकेशन के थ्रू लिस्टेड कंपनीज को, ऑल लिस्टेड कंपनी, ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनीज एंड ऑल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो भी इस कैटेगरी के अंडर आते हैं उनको DRR फंड के में से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। मतलब उनको DRR क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप इन तीनों टाइप ऑफ कंपनीज में नहीं आते हो तो यू हैव टू कंपल्सरी क्रिएट DRR फंड। ओके, नाउ सिक्स्थ वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। तो ऑलरेडी हमने पहले के चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ लिया था कि जब भी आप डिबेंचर इशू करते हो तो आपको डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट करने पड़ते हैं। डिबेंचर ट्रस्टी कौन होता है? तो एक ऐसा थर्ड पार्टी होता है जो कि ना ही वो कंपनी है ना ही डिबेंचर होल्डर है, एक ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जिनको डिबेंचर ट्रस्टी करके बनाया जाता है। ये क्या देखते हैं? तो इनके पास कुछ पावर होते हैं जो वो डिबेंचर होल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए पावर यूज कर सकते हैं। ऑब्लिगेशंस लिखे जाते हैं, मतलब इनके पास एक ट्रस्ट डीड जैसा जो डॉक्यूमेंट है वो साइन करते हैं कंपनी एंड डिबेंचर ट्रस्टीज मिलके, जहां पे पावर होते हैं लिखे हुए डिबेंचर्स ट्रस्टी के। कंपनीज के ऑब्लिगेशंस क्या क्या है वो लिखे जाते हैं और डिबेंचर होल्डर के क्या क्या राइट है। तो एक एग्रीमेंट साइन होता है कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में कि अगर आपने डिबेंचर होल्डर को किसी भी प्रकार से तंग करने की कोशिश की तो डिबेंचर ट्रस्टी जो है आपके खिलाफ NCLT किसी कोर्ट में जाके आपके खिलाफ केस मुकदमा कर सकते हैं। क्योंकि ये जनरली क्यों किया जाता है? जो डिबेंचर होल्डर होते हैं बेचारे छोटे मोटे लोग होते हैं, उनको ज्यादा प्रोविजंस नहीं पता होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए
कंपनीज एक्ट ने कंपल्सरी क्या अपॉइंट करने के लिए बोला है, डिबेंचर ट्रस्टी, जो किसके हित में काम करते हैं और किसके अगेंस्ट काम करते हैं, कंपनी के अगेंस्ट, और किसके हित में, डिबेंचर होल्डर के हित में काम करते हैं। तो आपको डिबेंचर ट्रस्टी कब अपॉइंट करने की जरूरत है, जब आप इशू कर रहे हो प्रोस्पेक्टस या इनवाइट कर रहे हो मोर देन 500 पीपल को। ठीक है, तो अगर आपका इनविटेशन जो है प्रोस्पेक्टस के थ्रू, इनविटेशन के थ्रू, सर्कुलर के थ्रू 500 पीपल को जा रहा है, चाहे वो पब्लिक हो या मेंबर हो, तो आपको कंपल्सरी 1 या 2 डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। इट इज योर चॉइस कि आप कितने डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना चाहते हो। तो डिबेंचर ट्रस्टी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किसको, डिबेंचर होल्डर को। कंपनी हैव टू अपॉइंट ट्रस्टीज बाय एंटरिंग इनटू अ एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर ट्रस्ट डीड। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया था। तो जो एग्रीमेंट साइन होता है कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में, जहां से सारा प्रोटेक्शन इनको, जहां से सारे राइट मिलते हैं डिबेंचर होल्डर को, उसको हम डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोलते हैं। ओके, तो ये क्या कौन होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं डिबेंचर होल्डर को। सिंपल सी बात है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच एनसीएलटी। तो एनसीएलटी कौन होते हैं, नेशनल कोर्ट लॉ ट्रिब्यूनल, जो एक्चुअली कंपनी के मैटर्स को सुलझाते हैं। बहुत सारे पावर्स होते हैं, जस्ट लाइक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये कंपनी के रिलेटेड मैटर्स को सुलझाते हैं। तो अगर कभी भी ट्रस्टीज को ऐसा लगा कि डिबेंचर होल्डर को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उनका बहुत कंप्लेन आ रहा है कंपनी के अगेंस्ट, तो दे कैन अप्रोच फॉर द सोल्यूशन टू एनसीएलटी। If the company default in repaying the principal amount on maturity or default in paying interest on, the debenture trustee can approach the NCLT for readdress. Readdressal मतलब for solution, मतलब कि हम क्या करें, क्योंकि ये कंपनी जो है ना ही पेमेंट कर रही है, ना ही इनको इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, मेच्योरिटी का पेमेंट कर रही है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो डिबेंचर होल्डर किसको अप्रोच करता है, डिबेंचर ट्रस्टीज को अप्रोच करता है। और डिबेंचर ट्रस्टी किसको अप्रोच करता है, एनसीएलटी। देन एनसीएलटी टेक एक्शन अगेंस्ट कंपनी, जो भी उन्हें सुटेबल लगता है ये सारी सिचुएशन देख के। सो एनसीएलटी डायरेक्ट करता है डिफॉल्टिंग कंपनी को कि एज सुन एज आप इनका अमाउंट और इनका इंटरेस्ट जो है वो आप पेमेंट कर दो, वरना हम आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। सो रीएड्रेसल मतलब रेमेडी और compensation and grievances complaint. Now next one, impose restrictions. अभी डिबेंचर ट्रस्टीज के पास एक और राइट होता है कि अगर डिबेंचर ट्रस्टी को ऐसा लग रहा है कि जो कंपनी के एसेट है वो बहुत कम गिर सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो है डेली कोई ना कोई लाइबिलिटी रेस कर रही है, और हो सकता है कंपनी का जो असेट है मे बिकम शॉर्ट फॉर रिपेइंग डिबेंचर्स होल्डर। तो अगर ऐसा सिचुएशन इनको दिखे कि जो कंपनी के असेट है वो इनसफिशिएंट और हो गए हैं या लाइकली टू बिकम इनसफिशिएंट, मतलब या तो असेट कम गिर गए हैं या तो फ्यूचर में गिर सकते हैं, तो ऐसा जो डिबेंचर्स ट्रस्टीज हैं वो किसको अप्रोच कर सकते हैं, एनसीएलटी को। और एनसीएलटी ऑर्डर करेगी कंपनी को कि आप तुरंत से तुरंत अपनी जो लाइबिलिटी आप दिन भर क्रिएट कर रहे हो उसको आप मत क्रिएट करो। तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस जो है डिबेंचर ट्रस्टी के थ्रू जो एनसीएलटी है वो कंपनी के ऊपर लगा सकती है। तो देखो क्या होता है, एनसीएलटी कोर्ट होती है, डिबेंचर ट्रस्टी पर्टिकुलर कंपनी टू कंपनी देख रही होती है, ऑब्जर्व कर रही होती है। अगर ऐसा सिचुएशन आया तो डिबेंचर ट्रस्टी जो है वो तुरंत खबर करेगा एनसीएलटी को, और एनसीएलटी तुरंत डायरेक्ट करेगा कि ऐसा अब और लाइबिलिटी रेस मत करो। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ किस लिए हो रही है, जस्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर, कि फ्यूचर में ऐसा ना हो कि इस कंपनी के पास पैसे ही ना बचे, ये इतने लाइबिलिटी रेस कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, नाउ अगर आपने कोई भी प्रोविजंस कंपनीज एक्ट के फॉलो नहीं किए तो आपको कंपनीज एक्ट के हिसाब से
कंपनी या जो भी ऑफिसर्स हैं, दैट इज डायरेक्टर, सीएस, की मैनेजरियल पर्सन, उनको फाइन लग सकता है, उनको इम्प्रिजनमेंट दैट इज जेल की सजा हो सकती है, या फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट दोनों हो सकता है। तो इधर बहुत सारे ऐसे सेक्शंस है जो आपको कितना फाइन, कितने जेल की सजा होगी, कितना क्या है, वो पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट में लिखा है, बट आपको इतना डिटेल में इधर नहीं दिया गया और हमको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ ये जानने की बात है कि अगर आपने ऊपर दिए गए एक भी प्रोविजंस को तोड़ा, ब्रीच किया, तो एज पर कंपनीज एक्ट आपको जो भी कंपनी है, ऑफिसर्स है उनको फाइन लग सकता है, उनको जेल की सजा हो सकती है, या दोनों हो सकता है। तो ये है हमारा सारा प्रोविजन रिलेटिंग टू डिबेंचर्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो ये जितने भी हमने 9 पॉइंट देखे वो थे कंपनीज एक्ट के हिसाब से। अभी नेक्स्ट लेक्चर में जो हम देखेंगे वो हम रूल के हिसाब से क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं डिबेंचर्स के रिलेटेड वो देखेंगे। आई होप आपको ये जो सारा मैंने आपको समझाया है डिबेंचर्स के रिलेटेड वो आपको अच्छी तरह से समझ गया हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप क्या करना, लाइक कर देना, और तुरंत हम 1 बाय 1 वीडियोस में अपलोड कर ही रही हूं, तो आपके एग्जाम्स को ये बहुत काम आने वाला है अगर आप ये अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो आई होप यू ऑल आर स्टडिंग एंड कीप मी अपडेट कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसा चल रहा है आपका, कॉलेजेस में क्या चल रहा है, हम स्लो जा रहे हैं, फास्ट जा रहे हैं, उसके लिए भी आप मुझे अपडेट दे सकते हो कमेंट सेक्शंस के थ्रू। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट बिलो। और ये दिए गए आप सोशल मीडिया अकाउंट पे हमें फॉलो कर सकते हो। और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में एकदम जोरदार तरीके से। सो बाय बाय, सी यू।